नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स मार्केट के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इसको लाइव करना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला बैठा हुआ है, कोल्ड हुआ है और इस वजह से मैं इसको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया। जैसे मैं फ्री होता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स मार्केट के ऊपर बात करना है और जैसे आपने थंबनेल पढ़ा होगा, मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ मेरा एनालिसिस है और मुझे लगता है कि बाज़ार में अभी रिकवरी आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। मैं कुछ दिन पहले से भी बात कर रहा हूँ कि ये जो टाइम है मार्केट का, जिस तरीके से बाज़ार अभी फॉल हो रहा है, शायद ये लंबा चल सकता है, थोड़ा और ज़्यादा इसमें टाइम ले सकता है अगर इसको रिकवरी भी आना है तो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, इसके पीछे की लॉजिक अपन समझते हैं, बात करते हैं डिटेल। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर करता हूँ। पहले मैं एक ले आता हूँ यहाँ पर नोट पैड। ओके, चलिए इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, यही सही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एनालिसिस ऐसा कर रहा हूँ और ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए एक तो अभी यूएस में चुनाव हुआ है, ठीक है, और ट्रम्प साहब का मतलब विजयी हुए हैं ट्रम्प साहब, ठीक है, ट्रम्प साहब के पार्टी जीता हुआ है। तो अभी एक तो इनका 20 तारीख को, 20 जनवरी को है ना, 20 जनवरी 2025 में इनका शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इन्होंने टीम बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बाजार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे, राइट, अपने कैंपेन में कि हम टैक्स फ्री करेंगे, मतलब इनकम टैक्स फ्री करेंगे, यूएस के जो सिटीजन हैं उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स की रेवेन्यू है उसकी भरपाई कहाँ से होगी, तो जो यूएस में बिजनेस करते हैं, बाहर के कंट्रीज बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। उसमें से इंडिया भी है, चाइना भी है, राइट। तो इस तरीके की बातें अपने कैंपेन में लगातार वो बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी अगर बाजार रिकवर भी करने की कोशिश करेगा तो इससे पहले शायद कोशिश न करे, बल्कि बाजार इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा कि क्या वो एक्शन लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभी एक टीम बनाया है जिसमें एलन मस्क और एक और है रामास्वामी जी करके, है ना, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं लेकिन यूएस के हैं, तो इसलिए यूएस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो रामास्वामी और एलन मस्क मिल के एक जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है, ट्रम्प जी के तहत, इसका डॉज नाम है। ओके, तो इस डिपार्टमेंट का काम है कि यूएस में जो खर्चे हो रहे हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। ओके, तो इसका नाम है डॉज का। और डॉज से आपको याद होगा कि कुछ साल पहले डोज कॉइन को काफ़ी प्रमोट कर रहे थे एलन मस्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग की उपज होगी शायद। ओके, तो इसको भी बाजार थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा कि क्या वो जो कैंपेन में बातें किए हैं वो क्या कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एलन मस्क का है, क्योंकि एलन मस्क का ओवरऑल जो बिजनेस है और जिस तरीके से उन्होंने खर्चे किए हैं मतलब ट्रम्प के इलेक्शन में, ओके, और जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, तो एक तरीके से जान झोंके हैं वो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि बिजनेस में उनका दखल काफ़ी ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा दखल होगा, इंडिया में भी उनकी दखल बढ़ेगी, इसलिए कि टेस्ला को उनको इंडिया में बेचना होगा। दूसरा, स्टारलिंक का भी उनको इंडिया में मतलब फैलाना होगा उनका बिजनेस, ठीक है। तो इसके ऊपर भी माफ कीजिएगा, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जोर होगा। गवर्नमेंट को किस तरीके से दबाव देंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भी कोशिश करेंगे कि टेस्ला को जल्दी से जल्दी एंट्री दिया जाए। और स्टारलिंक के ऊपर, स्टारलिंक को भी बिजनेस यहाँ फैलाना है इंडिया में, तो उसके ऊपर भी मतलब फैलाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के दबाव के आगे शायद न झुके, लेकिन बिजनेस में इम्पेक्ट तो पड़ेगा। तो हो सकता है कि एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनीज को थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगा, राइट, इनके रेवेन्यू में भी थोड़ा सा हो सकता है। अगर स्टारलिंक यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट तो पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि
कुछ पॉलिसी में भी बदलाव आने वाले शीत सत्र में कर सकते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में इन लोग कर सकते हैं, स्पेशली टेली कम्युनिकेशन में। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मुझे इस तरीके का फील होता है कि शायद गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी भाप रहा होगा, पहले से महसूस कर पा रही होगी, ठीक है, कि आने वाले दिनों में बिजनेस के ऊपर किस तरीके से दखल आने वाले हमारे ऊपर। तो हो सकता है कि पहले से इन लोग प्लानिंग कर लें, ठीक है, वो इंडियन कंपनीज को संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए, इस तरीके की बातें हो सकती हैं उनके। जो देखिए अभी ये ड्रॉप्ड है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के कदम उठा सकती है, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट हुआ कि एलन मस्क किस तरीके से बिजनेस में या फिर उनके पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट रहता है एलन मस्क की स्पेशली, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि अभी देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये किस तरीके का हो सकता है। तो जैसे हम महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आरबीआई रेट कट शायद न करे। एक तो अभी 14 महीना के हाईएस्ट ऊपर 14 मंथ के हाईएस्ट इन्फ्लेशन डेटा आया है, ठीक है, 6 पॉइंट के ऊपर। तो आरबीआई का मतलब फिगर है वो 4 to 6% का है महंगाई रखने का, ठीक है, जो अभी 6% के ऊपर जा चुका है, जो रिसेंटली डेटा आया है। तो इसका जो अपर बैंड है, अपर बैंड के ऊपर जा चुका है। तो आरबीआई के पास अभी स्कोप नहीं कि रेट कट करे, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये जो रेट कट है आने वाले 3 से 6 महीना के बाद ही हमारे यहाँ शुरू हो, जबकि यूरोप में और अमेरिका में शुरू हो चुका है, ठीक है। पहले ऐसा हमारा आरबीआई था कि जैसे यूएस कर रहा है वैसे हम लोग करते थे, लेकिन इस बार इस तरीके का सीन हमें देखने को मिला भी नहीं। कोविड में भी आप लोगों ने देखा कि लगातार उन लोग हैवी रेट कट कर रहे थे, जबकि हमारा आरबीआई इस तरीके से हैवी रेट नहीं कट कर रहा था। और इस वजह से यूएस के 2-3 बैंक डूब गए, यूरोप के भी एक बैंक डूब गए, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी रही है, हमारी जो महंगाई रहा है, ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहा। जिस तरीके से वर्ल्ड में महंगाई की मार पड़ी, हमारे यहाँ महंगाई की मार नहीं पड़ा। तो अभी इस तरीके की मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जनवरी के बाद, ठीक है, या यूं कहें कि हम लोग मार्च के आसपास हमारे यहाँ रेट कट हो सकता है अगर महंगाई कंट्रोल में रहा तो, ठीक है। ये नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट कि खराब अर्निंग ग्रोथ, ठीक है, खराब अर्निंग ग्रोथ रहा है कंपनियों का। जो क्वार्टर 2 में रिजल्ट आए हैं कंपनियों का, क्वार्टर 2 के कंपनियों का रिजल्ट रहे हैं, ठीक है, जून सितंबर का, ये काफी खराब रहे हैं और इस वजह से बाजार में फॉलिंग आपको देखने को मिला, राइट। और मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक, अगर मैं डेटा मतलब फिगर एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा तो आप लोग क्लियर कर देना कमेंट बॉक्स में, मुझे बताना। आई थिंक 16 मंथ का सबसे, या माफ करो, आई थिंक ये कितने क्वार्टर का है, एग्जैक्ट मैं डेटा भूल जा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, काफी दिन पहले पढ़ा था, लगभग 8-10 दिन हो गया। सबसे खराब अर्निंग ग्रोथ आया है लगभग 9 क्वार्टर का, आई थिंक 9 क्वार्टर का, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इसको करेक्ट करना, ठीक है। 9 क्वार्टर का सबसे खराब अर्निंग ग्रोथ आया है हमारे जो लिस्टेड कंपनियों का। तो इस वजह से बाजार थोड़ा इसको डिस्काउंट करेगा, बाजार थोड़ा भी नीचे आएगा, क्योंकि खराब अगर अर्निंग ग्रोथ आया है तो इमीडिएटली ठीक नहीं होगा। तो जब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मतलब थोड़ा बहुत कट नहीं आएगा, तब तक इनके बैलेंस शीट में थोड़ा जो गुड इम्पैक्ट आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मार्जिन इनका प्लस हो सकता है अगर रेट कट हमारे यहाँ होता है। तो जो हैवी लोन लेके रखे कंपनियां, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ेगा अगर रेट कट हो जाता है, क्योंकि महंगे रेट में उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो महंगा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर रेट कट होता है तो 25 बेसिस पॉइंट पे अगर रेट कट होता है तो भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा इनके अर्निंग्स पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको भी मतलब ठीक होने में लगभग 5 से 6 महीना का वक्त लगेगा, जब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ ना जाए, ठीक है। मैंने एक पॉइंट और लिख के रखा है कि मार्केट की टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। देखिए आप देखें टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, तो मार्केट अभी जो करेक्शन दे रहा है ये प्राइस वाइज करेक्शन दे रहा है, और दोनों ही करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये फंडामेंटली नहीं है, टेक्निकली है कि अभी बाजार ने जो करेक्शन दिया है वो प्राइस वाइज करेक्शन दे रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस में फॉलिंग आ रहा है, ठीक है। निफ्टी जैसे देखेंगे तो टॉप से लगभग 10% गिर गया है, एफएमसीजी सबसे ज्यादा गिरे हैं और ऑटो सबसे ज्यादा गिरे हैं, लगभग 17 से 18% फॉल हो चुके हैं ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो इनमें अभी प्राइस वाइज करेक्शन आया है,
राइट। अभी इसमें टाइम वाइज करेक्शन आना बाकी है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे बाजार में थोड़ा बहुत और फॉल देखने को मिलेगा, तो प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें टाइम वाइज करेक्शन आएगा, मतलब बाजार थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में जाएगा, साइडवेज में मार्केट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी बाजार 2-4 महीना एक्सपेंड करेगा टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मार्च अप्रैल से पहले बाजार न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश तो नहीं करेगा, जहां तक मैं अभी तक समझ पा रहा हूं। इसके बाद बाजार में कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, तब तक ट्रम्प की नीतियों का भी थोड़ा बाजार ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। एलन मस्क का किस तरीके से इंटरवेंशन होता है, इसको ही बाजार थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेगा। तब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थोड़ा सा रेट कट की तरफ आ जाएगा, रुख इनका थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट भी अगर चूंकि खराब है, अभी अगर 9 क्वार्टर का सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट आए हैं, तो आई थिंक बॉटम में है, फिर धीरे से यहां से रिकवर करने की शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। टाइम वाइज करेक्शन भी कंप्लीट होने वाला होगा। प्राइस वाइज करेक्शन तो देखिए, प्राइस में करेक्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। फिर टाइम वाइज करेक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे लगता है कि अभी बाजार इसको कंप्लीट डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। बाजार में जो मुझे सबसे अभी कहीं अगर लगता है डर, तो क्या है, नो डाउट कि अभी आप लोगों को दिखेगा कि भाई एफआईज की लगातार सेलिंग है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्या है कि देखिए, ये तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण रहा है एफआईज की सेलिंग, नो डाउट। लेकिन डीआईज लगातार इनको बीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लगातार करते हैं। पिछले मंथ इन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपए का सेल किया, ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट से, जबकि डीआईज ने 1,07,000 करोड़ का बाई कर लिया। तो काफी अच्छा रहा, राइट, केवल 7,000 करोड़ का डिफरेंट रहा। तो इस वजह से इसमें इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि है मार्केट में, ठीक है। लेकिन इनका रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट में, ठीक है। एफआईज का रहना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा देखो, जो मुझे डर लगता है, जो सबसे बड़ा डर है वो क्या है, एफआईज के सेलिंग सबसे बड़ा डर नहीं है, नो डाउट थोड़ा बहुत डर तो है। हाँ, डर ये है कि क्या ये इस मंथ में भी, नवंबर में भी 1,14,000 करोड़ का माल बेचेंगे, मुझे लगता है नहीं। लेकिन अगर बेचेंगे तो हमारे म्यूचुअल फंड के पास, डीआईज के पास अब इतना पैसा नहीं है। मैं 2 महीना पहले आर्टिकल पढ़ा था कि 2,30,000 करोड़ रुपए हमारे म्यूचुअल फंड के पास अभी कैश होल्ड में बैठे हैं, कैश का होल्डिंग में बैठे हैं। 1,00,000 करोड़ तो उन्होंने बाई कर लिया। 20 से 22,000 करोड़ रुपया, 23,000 करोड़ तक हर महीना हमारे यहाँ आ जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, जो हम रिटेलर्स करते हैं, ठीक है। तो लगभग अभी इनके पास 1.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा है। अगर इन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए का और माल बेचते हैं, तो पूरा पैसा एक बार इन लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, कुछ पैसा तो इन लोग जरूर होल्ड करेंगे। तो मुझे लगता है इस महीना अगर मैक्सिमम डीआईज की तरफ से बाई होगा तो 60 से 65,000 करोड़ के आसपास ही बाई होगा। लेकिन अगर इन्होंने फिर से 1,00,000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया, तो फिर बाजार क्रैश हो सकता है, मतलब बाजार में एक बड़ा डीप आ सकता है, जो मैं उम्मीद करता हूँ 20,300, इसके नीचे मैं नहीं समझता हूँ कि बाजार जाएगा, ठीक है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ 20,300, तो मैक्सिमम मेरे लिए 20,300 के आसपास मार्केट दिखता है, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई एडवाइजरी नहीं है, राइट। लेकिन 20,300 का लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। तब तक बाजार में एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। देखिए, अभी जो बाजार 10% गिरा है, इसको कहते हैं करेक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हेल्दी करेक्शन। अगर 20 से मतलब 15 से 20% की करेक्शन आ जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डीप करेक्शन। क्या है ये? डीप करेक्शन है। ये मतलब रनिंग मार्केट में कभी भी आ सकता है, रनिंग मार्केट में, बुल मार्केट में कभी भी आ सकता है, ठीक है, डीप करेक्शन। लेकिन ये भाव इतना बढ़िया होगा सबके लिए, हर कोई चाहता है कि बाजार में करेक्शन मिले। लेकिन जब करेक्शन आता है ना, तो लोगों की वाट लग जाती है। अभी लोगों देख रहे होंगे ना, सबका पोर्टफोलियो रेट पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं क्या बात कर रहा था फ्रेंड्स कि ये जो डर है ना, सबसे बड़ा डर क्या है पता है? एफआईज की सेलिंग सबसे बड़ा डर नहीं है। डर मुझे सबसे ज्यादा कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि यार पिछले कोविड के बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो लगभग 4 साल, 4 साल, 4.5 साल, ठीक है। इस दौरान जब भी बाजार में फॉल हुआ है, जब भी बाजार में फॉल हुआ है, हमारे जो डीआईज हैं, रिटेलर्स हैं, ये जम के माल उठाए हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए हैं। क्या इस बार भी फायदा उठाएंगे? जिस तरीके का अभी इनकी मतलब एफआईज के सामने फाइटिंग चल रही है, इसको फाइटिंग नहीं कहना चाहिए, ठीक वर्ड नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एफआईज की सेलिंग के सामने डीआईज खड़े हो रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्या हमारी जो एसआईपी चल रही है 20 से 23,000 करोड़ रुपए का महीना, ये कंटिन्यू रहेगा? जब तक डीआईज
ये बाई करेंगे ना, बाजार में बहुत एग्रेसिव फॉलिंग नहीं आएगा। जिस तरीके से फॉल आएगा, आ रहा है अभी, इसी तरीके से आपको फॉलिंग देखने को मिलेगा। तो जब तक डीआईज खड़े हैं ना और रिटेलर्स खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि बाजार में बहुत आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा। 20-22 हजार करोड़ रुपए का लगातार एसआईपी आता रहे, म्यूचुअल फंड के थ्रू आता रहेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये डेटा कम हो जाएगा ना, फिर आपको डर आएगा। फिर जो रिटेलर्स 13 से 14 करोड़ जो नए लोग आए हैं ना पिछले 3-4 सालों में, ये अगर डर गए तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो बस ये नहीं डरना चाहिए। जिस दिन ये डर गए, ये बहुत मुश्किल होने वाला है भाई साहब। तो मैं कह रहा हूं कि बस जिस तरीके से आपने अभी तक, हम सब रिटेल निवेशक हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने गिरावट का पिछले 3-4 सालों से एक मैसेज दिया है फायदा उठाने का, प्लीज इसमें भी इसी तरीके से मैसेज दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपका पैसा ज्यादा ही बढ़ेगा। और जब भी बाजार, अभी सपोज करो आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, अभी गिर के मान लो 80,000 हो गया है, थोड़ा गिर के 70,000 हो सकता है, लेकिन जब वापस जाएगा ना तो 2 लाख होगा। यही मार्केट है कि अगर इस गिरावट में आपने बाई किया, इस गिरावट में अगर आपने बाई किया, तब आपका पोर्टफोलियो जब वापस जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा ना, लगभग 2 लाख के आसपास आपका वैल्यू रहेगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। अगर आपने गिरावट में बाई करने के लिए चुक गए तो भाई साहब ऑल टाइम हाई से पहले मौका मिलेगा नहीं। मैं कोविड में बहुत अच्छे से देखा हूं, और मैं सेल्फ के लिए, मैं खुद के लिए मैं गवाह हूं कि उस टाइम अगर मैं बाई नहीं करता तो आज आपके सामने में बोलने लायक नहीं रहता। एटलीस्ट उस टाइम होल्ड भी कर लिए ना, उनका भी पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो गया आज के टाइम पे। तो बस एक गिरावट है, इस गिरावट में इतना ध्यान रखना है, बस एक ही लाइन ध्यान रखना है कि बाजार फिर ऑल टाइम हाई लगा लेगा, बाकी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मार्केट के ऊपर और हम लोग बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मुझे आप लोगों को शेयर करना था फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्निंग मिला होगा। प्लीज़ अगर लर्निंग मिला है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।